तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का 16वां एडिशन 2025 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। राज्य गठन कवर कर लिया है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह में कुछ कुछ प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने कवर कर दिए। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक रिवीजन यहाँ पे करा देता हूँ और आज हम उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो राज्य गठन कब हुआ था उत्तराखंड का, तो यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ था। गठन की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 1996 को घोषणा हुई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे जब उत्तराखंड के गठन की घोषणा हुई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा जी। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पहली बार पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है 10 अगस्त 2000 को। और राज्यसभा के बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं 28 अगस्त 2000 को। और उस वक्त जो राष्ट्रपति रहते हैं वो के.आर. नारायण जी रहते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सबसे पहली बार कब आया? 27 जुलाई 2000 को आया था। उसके बाद यहाँ पे आपका ये उत्तराखंड जो है जो 2000 में उत्तरांचल था तो 27वां राज्य था भारत का और 11वां हिमालयी राज्य था 2000 में। अभी पूछेगा तो अभी 10वां हिमालयी राज्य है क्योंकि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और राज्य में बात करेगा तो अभी 26वां राज्य है क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य बना है ये 2 जून 2014 को। और यहाँ पर गठन के समय शासन के बारे में आपको बताऊँ तो गठन के समय शासन जब हुआ था उत्तरांचल का जब गठन हुआ था तो उस वक्त केंद्र में जो सरकार थी एनडीए की सरकार उस वक्त थी। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान थे। और उस वक्त राष्ट्रपति जो थे तो के.आर. नारायण जी उस वक्त राष्ट्रपति थे। और यूपी के मुख्यमंत्री उस वक्त राजनाथ सिंह जी थे। उसके बाद यहाँ पर राजधानी आपको बारे में बताऊँ तो राजधानी तो उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी है देहरादून है। और वर्तमान में उत्तराखंड की 2 राजधानी है। पहली राजधानी वो है आपकी शीतकालीन राजधानी जो है देहरादून और दूसरी है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण। गैरसैंण कब दूसरी राजधानी बना? तो गैरसैंण की राजधानी की घोषणा होती है 4 मार्च 2020 को। और यहाँ पर 8 जून 2020 को ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी यहाँ पर नाम परिवर्तन कब हुआ था तो सभी को पता है उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम हुआ था 1 जनवरी 2007 को। तो ये आपका आएगा राज्य गठन में। तो राज्य गठन के पूरे टॉपिक आप लोगों के कवर हो चुके हैं। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया था कस्तूरी मृग तक। तो यहाँ पर एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है उनका सबसे पहले निर्धारण कब हुआ था? उनका निर्धारण सबसे पहले हुआ था अप्रैल 2001 में, ये भी याद रखना है। बाकी जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह क्या है? एक गोलाकार मुद्रा है जिसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं, गंगा की 4 लहरें, अशोक की लाट उसमें है मध्य पर्वत की चोटी के सामने। और अशोक की जो लाट है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। और सबसे निचले भाग में नीले रंग से उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल, जो कि सभी को पता है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। और ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर फीट में बोलेगा तो 1 मीटर आपका होता है 3.28 फीट के बराबर। तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ऊंचाई इसकी 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ब्रह्म कमल पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सबको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है सुसुरिया अविलेटा। सुसुरिया अविलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और कौन से कुल का ये पौधा? एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है। इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती है। पूरे विश्व में बोलेगा तो पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। प्रमुख प्रजातियों में इसकी कौन कौन है? एक तो फेन कमल है, एक लप्पा है, एक सिसिमोनिया है और एक ग्रासोफेरा है। तो फेन कमल, लप्पा, सिसिमोनिया और ग्रासोफेरा को आप लोगों को याद रखना है। बाकी फेन कमल का जो वैज्ञानिक नाम है सुसुरिया ग्रेमिनीफोलिया। सुसुरिया ग्रेमिनीफोलिया इसका फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है। बाकी स्थानीय नाम इसका कोलम पदम है। और महाभारत वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा जाता था। और इसके अन्य नाम बोलेगा तो इसके अन्य नामों में हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है और नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी इसको कहा जाता है। बाकी इसका जो खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर के मध्य रहता है। और इसकी पौधे की ऊंचाई है 70 से 80 सेंटीमीटर इस पौधे की ऊंचाई रहती है। बाकी इतनी आप लोगों से सवाल पूछे जाने वाले हैं राजा पुष्प के रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पर राजा पक्षी जो है, राजा पक्षी आपका मोनाल है। और राजा पक्षी मोनाल से क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है? राजा पक्षी मोनाल पाया जाता है आपका यहाँ पे 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी आप लोगों के लिए प्रश्न रहने वाला है कि कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक। और बाकी इसका अन्य नाम क्या है? हिमालय का मयूर इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है मोनाल का। बाकी यहाँ पर जो मोनाल है ये मादा प्रजाति है और इसकी नर प्रजाति को डफिया कहते हैं। बाकी स्थानीय नाम इसका मुनियाल भी है और मनियाल भी है। मुनियाल और मनियाल किसके नाम है? मोनाल के।
बाकी अन्य क्षेत्रों में इसको क्या क्या कहते हैं, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल में क्या क्या कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो कश्मीर में इसको सोनाल कहते हैं, कश्मीर में क्या कहते हैं, सोनाल, और हिमाचल में नीलेगुरु। बाकी सिक्किम में इसको क्या कहते हैं, चामदोंग, सिक्किम में क्या कहते हैं, चामदोंग। नेपाल में क्या कहते हैं, डंगन, नेपाल में क्या कहेंगे, डंगन, और भूटान में बुप। तो याद रखिए, कश्मीर में सोनाल, हिमाचल में नीलेगुरु, सिक्किम में चामदोंग, नेपाल में डंकन, और भूटान में बुप इसको कहते हैं। और यहाँ पर अगर कुल पूछा जाएगा ये किस कुल का है यहाँ पर ये पक्षी, तो ये फैंजेंट कुल का ये पक्षी है मोनाल, फैंजेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये किस कुल का पक्षी है, फैंजेंट कुल का पक्षी है। बाकी इसकी जो प्रजातियाँ उत्तराखंड में 4 प्रजाति हैं, एक ल्यूरी और ल्यूफी, ये याद रहेगा लॉ से, ल्यूरी ल्यूफी, ल्यूरी ल्यूफी फोरेंस। और बाकी आपका यहाँ पे एस्केलेटर, जो आप लोगों ने सीढ़ियाँ जो चढ़ती होंगी जिसमें खड़े रहते हैं और खुद ही कुछ चलती है, तो उससे आप लोगों को एस्केलेटरी याद रखना है, और इपेलस। तो ये इसकी 4 प्रजातियाँ, इपेलस, एस्केलेटरी, ल्यूरी और ल्यूफी। और बाकी यहाँ पे इसका जो प्रिय भोजन है, प्रिय भोजन इसका आलू है, और इसका पूंछ का रंग हरा होता है, और इसके सिर जो सिर है इसका मोर जैसे कल की उस पर होती है। और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है, हिमाचल का ये राज्य पक्षी है। बाकी ये घोंसला नहीं बनाता है और चट्टानों और पेड़ों के छेदों में अंडे देता है। अंडे सेने का काम सिर्फ मादा करती है, नर यहाँ पर अंडे नहीं सेकता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में, और IUCN रेड डाटा बुक में लाल श्रेणी में इसको रखा गया, यानी कि इसको मार नहीं सकते। बाकी इसकी पहली जो गणना हुई थी 2008 में इसकी पहली बार गणना हुई थी, और जब गणना हुई थी तो उस वक्त कितने पक्षी मिले थे, 919 पक्षी उस वक्त मिले थे। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने ये गणना कराई थी, वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने। तो बाकी जो आपका राज्य पक्षी है मोनाल से इतने ही प्रश्न आप लोगों के बनने वाले। अब जान लेते हैं राज्य पशु के बारे में। तो राज्य पशु है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग से क्या क्या प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो सबसे पहले कस्तूरी मृग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हिमालयन मस्क डियर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजाति हैं, उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियाँ हैं। मोनाल की कितनी है, मोनाल की भी 4 प्रजाति हैं। और बात करेंगे ब्रह्मकमल की, तो ब्रह्मकमल की कितनी है, 24। और उसके बाद यहाँ पर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर, मस्कस काइसोगास्टर। इसका जो रंग है, इसका रंग भूरा है, काले पीले धब्बे इस पर रहते हैं। बाकी इसकी जो विशेषता है, सूंघने और सुनने की काफ़ी तेज क्षमता इसके पास है। और सुरक्षा के लिए इसके पास सींग नहीं होते हैं, बल्कि 2 बड़े दांत होते हैं, आगे की तरफ होते हैं, मुंह में आगे की तरफ होते हैं। और इसकी जो औसत आयु है 20 वर्ष इसकी औसत आयु है। और इसकी जो गर्भधारण अवधि रहती है, गर्भधारण अवधि इसकी 6 महीने की रहती है। और इसका जो प्रिय भोजन है केदार पाती इसका प्रिय भोजन है। बाकी कस्तूरी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न जो आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो जो कस्तूरी है केवल नर मृग से ये प्राप्त होता है, और प्राप्त जो ये होता है 3 साल में सिर्फ एक बार ये प्राप्त होता है। और जब नर जो यहाँ पे नर कस्तूरी रहता है 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र का होता है, तब ये कस्तूरी निकाल सकते हैं। बाकी जो मात्रा होती है एक बार में 30 से 45 ग्राम एक कस्तूरी यहाँ पे नर मृग से प्राप्त होता है। और प्रकृति इसकी है सुगंध वाला, ये जटिल प्राकृतिक रसायन है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सुगंधित सामग्री, दवाइयाँ जैसे दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, यहाँ पर इनकी जो ये कस्तूरी है यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है दवा बनाने में, और यहाँ पर सुगंधित सामग्री बनाने के लिए। बाकी इसका रासायनिक नाम भी कई बार पूछा जा सकता है, तो इसका रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राई क्लोरोपेंटाडेकनाल, मिथाइल ट्राई क्लोरोपेंटाडेकनाल। तो मिथाइल ट्राई इतना याद रखना, और क्लोरोपेंटाडेकनाल इतना याद रखना, बस इतना इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी से इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे संरक्षण कार्य कब कब कस्तूरी मृग के लिए हुए, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका संरक्षण का काम हुआ था केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार के चमोली और रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पर सबसे पहली बार 1972 में हुआ था। और मृग विहार स्थापित हुआ था, कहाँ पर हुआ था, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग में। तो सबसे पहले इसके संरक्षण का काम 1972 में हुआ था। 1972 के बाद 1977 में हुआ था, जहाँ ये हुआ था मेरहड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, ये खोला था बागेश्वर पिथौरागढ़ में। उसके बाद 1982 में कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र चमोली में खोला गया था। और उसके बाद सबसे लास्ट में अभी 1986 में जहाँ पर अस्कोट अभ्यारण्य जो पिथौरागढ़ में, वहाँ पर इसका संरक्षण कार्य के लिए यहाँ पर ये खोला गया था। और यहाँ पर सिर्फ कस्तूरी मृगों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। बाकी अभी तक 4 है, एक आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है, एक मेहरुड़ी है,
और एक आपका कांचुला खर्क है, एक आपका अस्कोट है। तो यहाँ पर से 4 और प्रश्न बन सकते हैं। केदारनाथ वन्य जीव विहार का है, तो पहली जो आपको प्राथमिकता देनी है चमोली रखनी है। चमोली और रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में आता है। उसके बाद मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान ये कहाँ है, ये आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, तो पहले आपको प्राथमिकता बागेश्वर रखनी है। बाकी कांचुला खर्क आपका कहाँ है, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र आपका कहाँ है, चमोली गढ़वाल में। बाकी अस्कोट अभ्यारण्य आपका कहाँ है, अस्कोट अभ्यारण्य आपका है पिथौरागढ़ में। बाकी यहाँ पर केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 में स्थापित होता है। मेहरोड़ी वाला 1977, 5 साल बाद 1977। कांचुला खर्क ठीक 5 साल बाद, 7/5/12 हाँ 1982। और उसके बाद अब जो अस्कोट है 4 साल बाद 1986। तो इस प्रकार का यहाँ पे संरक्षण कार्य की इन्फॉर्मेशन जो भी है आपके रिगार्डिंग ये रहने वाली, यहीं से आप लोगों के प्रश्न बनने वाले हैं। बाकी आप लोगों ने जान लिया है अब कस्तूरी मृग के बारे में भी। अब बात करेंगे हम राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। राज्य फल है, राज्य तितली है, राज्य मिठाई है, राज्य के खेल है, राज्य के गीत है, राज्य वाद्य यंत्र भी है और दूसरी राजभाषा संस्कृत भी है। तो हमने वैसे कस्तूरी मृग तक वैसे भी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन अब हमने क्विक रिवीजन भी इसका कर लिया। अब बात कर लेते हैं राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य वृक्ष बुरांस, वृक्ष बोलेगा तो बुरांस, पुष्प बोलेगा तो ब्रह्मकमल। तो वृक्ष बुरांस से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वृक्ष से जो प्रश्न बन सकते हैं सबसे पहले कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है, तो ये 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राज्य पुष्प क्या, जल्दी बताओ, बुरांस। हाँ, राज्य वृक्ष बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसकी प्रकृति क्या है, विशुद्ध रूप से ये पर्वतीय वृक्ष है, ये सिर्फ पर्वतों पर ही उगाया जा सकता है, मैदानों में ये नहीं उगता है। बाकी शीतोष्ण कटिबंधीय ये वृक्ष है। इसकी प्रकृति कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। बाकी इसका वनस्पतिक नाम भी कई बार पूछा जा सकता है, तो वनस्पतिक नाम इसका काफ़ी सिंपल है, अर्बोरियम आपको पीछे से याद रखना है और रोडोडेंड्रोन आगे से, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम आपको वनस्पतिक नाम भी याद रखना है। बाकी कुल पूछेगा, एरिकसी कुल का ये पौधा है, एरिकसी, एरिकसी। जैसे एस्टेरिसी कौन है, ब्रह्मकमल, किस कुल का है, एस्टेरिसी, एस्टेरिसी कुल का कौन है, ब्रह्मकमल। उसी प्रकार एरिकसी आपका है बुरांस। उसके बाद फूलों का रंग जो इसका है, तो फूलों का रंग पहले लाल रहता है शुरुआत में, फिर गहरा लाल, फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने पर हल्का इसका रंग हो जाता है। उसके बाद 11,000 फीट के ऊपर इसका जो फूलों का रंग है वो सफ़ेद हो जाता है। बाकी इसके जो वृक्ष की ऊंचाई होती है, इसकी वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट की होती है, 20 से 25 फीट की होती है, फीट है ये सेंटीमीटर नहीं है, 20 से 25 फीट की इसकी वृक्षों की ऊंचाई होती है। उसके बाद इसकी जो लकड़ी है काफ़ी मुलायम होती है और इसके पत्ते जो होते हैं मोटे होते हैं, खाद बनाने के काम आते हैं। बाकी इसका जो फूल खिलने का समय है ये फरवरी से अप्रैल के महीने तक खिलते हैं और ब्रह्मकमल का जुलाई से सितंबर, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पर इसके जो गुण हैं, तो इसका जो फूलों का जूस है हृदय रोग के लिए अच्छा रहता है और रंग बनाने में भी इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में नाम के बारे में आपको बताऊँ तो हिमाचल में इसको बुरासो कहते हैं, हिमाचल में क्या कहते हैं, बुरासो। कन्नड़ में इसको बिल्ली कहते हैं, नेपाल में इसको बुरांस कहते हैं। हिमाचल में बुरासो, कन्नड़ में बिल्ली, नेपाल में बुरांस, ठीक है। उसके बाद संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था इसको, संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया, वन अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। किसको, राज्य वृक्ष बुरांस को 1974 वन अधिनियम के तहत इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो बाकी इतने प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे राज्य वृक्ष बुरांस से देखने को मिलेंगे। अब राज्यफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यफल का फल, राज्यफल का फल, तो राज्यफल क्या है, काफल। काफल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। राज्यफल कौन सा है, काफल है, तो इसका वैज्ञानिक नाम बताओ, मेरिका एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा, मेरिका एस्कुलेंटा, मेरिका, मेरिका याद रखना, मेरिका, अमेरिका नहीं, मेरिका याद रखना और एस्कुलेंटा, बस इतना आपको याद रखना है, मेरिका एस्कुलेंटा जो आपका राज्यफल है काफल, उसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी अन्य नाम इसका है देवों का फल भी इसको कहा जाता है। बाकी काफल से आप लोगों के लिए बस ये 2 प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी राज्य तितली जो है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक को कहा जाता है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक राज्य तितली। और कॉमन पिकॉक से आप लोगों के लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर राज्य तितली कॉमन पिकॉक इसको कब घोषित किया गया, 2016 में इसको घोषित किया गया राज्य तितली कॉमन पिकॉक को। उसके बाद ये देश का दूसरा राज्य है महाराष्ट्र के बाद जिसने राज्य तितली घोषित की है, तो ये महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा राज्य। बाकी इसका कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पालिटर, पेपिलियो पालिटर इसका वैज्ञानिक नाम है, पेपिलियो, पेपिलियो पालिटर, पॉपो से याद रखना बस शुरू में,
पेपिलियो पलेटर। बाकी यहाँ पर इसका जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वर्तमान नाम है वली वेंडेड पीकॉक, वली वेंडेड पीकॉक, वली वेंडेड पीकॉक, वो पी, ये याद रखना, वली वेंडेड पीकॉक। बाकी भारत की सबसे सुंदर जो तितली है, लिम्का बुक 1996 में इसको यहाँ पर अवार्ड मिल चुका है। और कॉमन पीकॉक भारत की सबसे सुंदर तितली है, 1996 में इसको लिम्का बुक में शामिल किया गया। इसका जो जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का होता है। और बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में, लच्छीवाला देहरादून में। बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला? लच्छीवाला देहरादून में। और सबसे पहले इसको कब घोषित किया गया है राज्य तितली कॉमन पीकॉक को? 2016 में। तो राज्य तितली कॉमन पीकॉक से इतने प्रश्न बनेंगे। उसके बाद राज्य मिठाई कौन सी है? बाल मिठाई। जो आपकी राजकीय मिठाई है बाल मिठाई है। और बाल मिठाई का घर क्या है? अल्मोड़ा। बाकी राजकीय खेल आपका क्या है? उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट नहीं है भाई, फुटबॉल है। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। 2011 में टीम इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीती थी। और उसी साल उत्तराखंड ने अपना राजकीय खेल उल्टा फुटबॉल कर दिया, क्रिकेट नहीं किया, फुटबॉल कर दिया। तो फुटबॉल से आप लोगों से बस एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है, राजकीय खेल फुटबॉल है और कब घोषित किया गया था? 2011 में, जब टीम इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीती थी। बाकी राजकीय जो गीत आपका है, तो राजकीय गीत आपका है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। और यहाँ पर से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। राजकीय गीत जो आपका है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ये कब घोषित हुआ है? ये भी 2016 में हुआ था, जब जो आपकी तितली है राज्य तितली कॉमन पीकॉक, जिस वर्ष ये घोषित हुई थी उसी वर्ष राजकीय जो गीत आपका है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, उसी वर्ष घोषित होता है 2016 में। और उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, इसके जो लेखक है हेमंत बिष्ट जी हैं। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि ये आपका राजकीय गीत है, इसके लेखक है हेमंत बिष्ट। और इसके जो गायक है नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी। गायक के बारे में पूछेगा तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, और लेखक के बारे में पूछेगा तो हेमंत बिष्ट जी है। तो इसमें कुल पद कितने? 7 इसमें कुल पद है। और शुरुआती 3 पद इसके हिंदी में, बाकी के जो 4 पद इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी में। तो 3 पद जो इसके शुरुआती है वो यहाँ पर हिंदी में, और बाकी के जो 4 इसके पद है वो कुमाऊनी और गढ़वाली में। बाकी कुल पद इसमें 7 है। लेखक याद रखना, गायक याद रखना, और कुल पद 7 है। और यहाँ पर किस वर्ष घोषित किया गया था? 2016 में, तो याद ही रहेगा। बाकी राज्य वाद्य यंत्र क्या है? राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। तो ढोल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ पे कब घोषित किया गया था राज्य वाद्य यंत्र? 2015 में, ये घोषित किया गया था 2015 में। बाकी यहाँ पर किसकी सिफारिश पर ये राज्य वाद्य यंत्र ढोल यहाँ पे घोषित किया गया था? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया था। बाकी यहाँ पर ढोल सागर ज्ञाता किसको कहा जाता है? ढोल सागर ज्ञाता उत्तम दास को कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, ढोल सागर ज्ञाता उत्तम दास को कहा जाता है। 2015 में यहाँ पर ये राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया था भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, और ढोल सागर ज्ञाता उत्तम दास है। बाकी यहाँ पर दूसरी जो राजभाषा है उत्तराखंड की वो संस्कृत है। और इसको कब मान्यता मिली थी? तो इसकी घोषणा तो दिसंबर 2009 में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे राजभाषा ये बनती है जनवरी 2010 में। घोषणा दिसंबर 2009 में और राजभाषा बन जाती है जनवरी 2010 में। तो आप लोगों से इतने प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ पर राज्य चिन्ह के रिगार्डिंग। तो राज्य चिन्ह हमने सारे कवर कर लिए हैं। बाकी अब आपका राज्य प्रशासन बचता है। राज्य प्रशासन भी आपका बहुत जल्द कवर होने वाला है। बाकी जल्दी से जल्दी, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी, तो वहाँ पर चेकआउट करते रहिए।